सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सीए विवेक गोयल और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीए विवेक गोयल और आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं वीडियो नंबर 5। जी हां, एमसीक्यू का वीडियो नंबर 5, जिसमें 20 एमसीक्यूज मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं सैलरी चैप्टर के। सैलरी चैप्टर एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता फॉर एमसीक्यू इवन। तो यहां पर जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो चार्जिंग सेक्शन की बात करें या हम डेफिनेशन की बात करें या ग्रेड सिस्टम की बात करें, कुछ प्रैक्टिकल एंड थियोटिकल क्वेश्चन मैंने यहां पर कवर किए हैं। पहले 8 से 10 क्वेश्चन थियोटिकल एमसीक्यूज हैं, मिस मत करना, आसान है फिर भी मिस मत करना। और उसके बाद कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर, लाइक ग्रेडिंग सिस्टम पर बेस्ड हैं, ड्यू एंड पेड पर बेस्ड हैं, वो मैंने आपको कवर की हैं। एग्जाम में बन सकते हैं, तो वीडियो पूरा देखना, मिस मत करना। अगर इस वीडियो में कवर किए गए एमसीक्यू का टेस्ट देना चाहते हैं तो देखिए नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नजर आएगा, क्लिक कीजिए, आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, पसंद आता है तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करो चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन दबाइए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रहेगा ना आपको, हम मेहनत कर रहे हैं साथ मिलकर, क्योंकि एग्जाम है आपका और साथ है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एमसीक्यू डिस्कशन ऑन सैलरी। फर्स्ट डिस्कशन है सैलरी में, हम बहुत सारे लेक्चर्स कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ 20 एमसीक्यूज कवर करने वाला हूं और ये कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सैलरी, जहां पर हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे, हम यहां पर डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, हम यहां पर ग्रेड सैलरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेसिक क्वेश्चन है, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग चार्जिंग सेक्शन अंडर द हेड सैलरी। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 15 क्या बताता है चार्जिंग सेक्शन? व्हाट इज टैक्सेबल एंड व्हाट आर द कंडीशंस। तो बेटा ये है करेक्ट आंसर 15। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज ओनली इफ रिलेशनशिप ऑफ डैश एग्जिस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। सैलरी में बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जो पैसा देने वाला व्यक्ति है वो होना चाहिए एम्प्लॉयर और जो पैसा लेने वाला व्यक्ति है वो होना चाहिए एम्प्लॉय। मतलब पेयर एंड पेई का रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का होना जरूरी है, तभी हम किसी अमाउंट को सैलरी हेड में कवर कर सकते हैं। तो यहां पर बेटा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सैलरी इज डिफाइंड अंडर, देखिए जो सेक्शन 15 होता है ये हमारा होता है चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 16 में कवर होती हैं डिडक्शंस। सेक्शन 17 जो होता है ये हमारा डेफिनेशंस होता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में हमारे पास होती है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सबसेक्शन 2 में होता है परक्विजिट्स एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में कवर होती है सैलरी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन चार्जिंग सेक्शन है तो ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज कवर अंडर द हेड सैलरी। कौन कौन सी इनकम है जो सैलरी हेड में कवर होती है? अब देखिए मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कहूंगा बेटा, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपना बेस्ट आंसर लेना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज कवर अंडर द हेड सैलरी। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये टैक्सेबल होती है बिकॉज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर। एडवांस सैलरी, ये भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। एरियर्स ऑफ सैलरी, ये भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। तो बेटा तीनों ही करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। इफ सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगर सैलरी अगले महीने की पहली तारीख पर ड्यू एंड पेड होती है, देन सैलरी इज कैलकुलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं क्लास में हमेशा कवर करता हूं, फर्स्ट लेक्चर में कवर होता है। देखिए सैलरी जनरली अप्रैल से लेकर मार्च तक हमारी कैलकुलेट होती है, बट जहां पर सैलरी अगले महीने ड्यू होती है और अगले महीने पेड होती है तो जो हमारी टैक्सेबिलिटी होती है वो सैलरी की बेटा एक महीने पोस्टपोन हो जाती है। तो ये आपको सैलरी चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही मैंने आपको दिया है। क्या होगा, सैलरी जब ड्यू होती है एंड पेड होती है अगले महीने, तो हमारी जो सैलरी कैलकुलेट करते हैं जनरली वो होती है पिछले साल के मार्च से इस महीने के फरवरी तक। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास मार्च टू फरवरी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े बेहतर क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिक क्वेश्चन के साथ कवर किया स्टार्ट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। जब हम चार्जिंग सेक्शन करते हैं तो वहां पर कुछ इनकम आती हैं, सैलरी के कुछ एलिमेंट हैं जो बेटा जो पेड बेसिस पर टैक्सेबल होते हैं, जब ड्यू हुए थे या जब उन्हें डिक्लेयर किया गया था तब टैक्सेबल नहीं होते।
एडवांस सैलरी पेड बेसिस पर टैक्सेबल होती है, बोनस ये भी पेड बेसिस पर होता है। तो बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा सी, बोथ ऑफ ए एंड बी। Which of the following is covered under the definition of salary? सैलरी की डेफिनेशन अगर पढ़ी हुई है ये आप आराम से दे सकते हैं। Which of the following is covered under the definition salary? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में सैलरी को डिफाइन किया गया है और वहां पर लीव एनकैशमेंट भी शामिल होता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, जी हाँ ये भी टैक्सेबल होता है सैलरी हेड में, ये सैलरी की डेफिनेशन में रादर कवर होता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम, ये भी करेक्ट है। तो बेटा ऑल ऑफ द अबव ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो तीनों ही करेक्ट थे मगर फाइनल होगा ऑल ऑफ द अबव। 9th, which of the following is not taxable under the head salary? अब ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। which of the following is not covered under the head salary? ग्रेचुटी सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। देखो मैं दोबारा यहां पर कह रहा हूं बेटा, जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना होगा। आप कह सकते हो सर ग्रेचुटी अगर रिसीव की है किसने, अगर सैलरी ग्रेचुटी रिसीव की है अगर लीगल हेयर ने तो उसका ट्रीटमेंट तो अलग होता है, ठीक है, या पेंशन अगर रिसीव की है। मगर बार बार एक चीज समझिएगा, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वी कैन नॉट टेक अजम्पशन, ठीक है, अजम्पशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ली जा सकती है। ठीक है, यहां पर जो गिवन ऑप्शन है उसमें से आपको बेस्ट आंसर देना है। ग्रेचुटी सैलरी हेड में रिसीव होती है। अगर मैं ये भी मान लूं कि बाय डिफॉल्ट किसको मिलती है ग्रेचुटी, बाय डिफॉल्ट किसको मिलती है एम्प्लॉय को, पेंशन किसको मिलती है बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय को, परक्विजिट किसे मिलता है एम्प्लॉय को, ठीक है, इवन अगर फैमिली मेंबर को मिलता है तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। बट ये जो फैमिली पेंशन है बेटा, फैमिली पेंशन का मतलब होता है जो एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को मिलती है। और क्योंकि एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर एंड एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए जो फैमिली पेंशन होती है ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, ये टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 10th, पेमेंट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, payment under Keyman insurance policy, any amount due or received before joining or after cessation of employment. Above amounts are taxable under the head salary. ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि देखो तीनों अमाउंट सैलरी हेड में टैक्सेबल होते हैं। विच सेक्शन कवर्स दीज अमाउंट्स? अब ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। अगर आपने सेक्शन पढ़े हैं, डेफिनेशंस पढ़ी हैं तो कर सकते हैं। ये तीनों ही सैलरी हेड में टैक्सेबल होते हैं, मगर हम मैं स्पेसिफिकली अगर बात करता हूं तो बेटा ये जो तीन अमाउंट होते हैं ये कहलाते हैं प्रॉफिट इन लिeu और इन एडिशन ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी को डिफाइन किया गया, मैंने ऊपर भी बताया था आपको। सेक्शन 17(1) में सैलरी होती है, सबसेक्शन 2 में पर्क्स होते हैं, सबसेक्शन 3 में प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, और ये तीनों ही प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का हिस्सा है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 ऑप्शन डी। अब थोड़े प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज। सोहम ज्वाइंड हिज जॉब ऑन 1/7/18 at monthly salary of 1 lakh rupees. His salary becomes due on last day of each month. His salary for assessment year 1920 is, चलिए जरा ध्यान से सॉल्व करते हैं। सोहम ने 1/7/2018 को जॉब ज्वाइन की है, मतलब मेरा जो प्रीवियस ईयर है इस क्वेश्चन में सैलरी के लिए, ठीक है, वो 1920 है, मगर सॉरी 1819 है, मगर जो सैलरी कैलकुलेट करेंगे वो 1/7/18 से शुरू करेंगे और कहां तक करेंगे बेटा 31 मार्च 2019 तक हम सॉल्व करेंगे। ड्यू एंड पेड के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जब ड्यू एंड पेड के लिए क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम अप्रैल से मार्च नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर जो सैलरी कैलकुलेट करेंगे बेटा वो 9 मंथ्स की होगी, किस अमाउंट पर 1 लाख रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 9 इट इज 9 लाख रुपीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये आसान क्वेश्चन था, मगर अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इसी के ऊपर मैंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ध्यान से। विष्णु ज्वाइंड हिज जॉब ऑन 1/7/18, सेम है, मंथली सैलरी 1 लाख, हिज सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अच्छा यहां पर मैंने दिया था हिज सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपसे कहा है सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईच मंथ। जब सैलरी अगले महीने की फर्स्ट डे पर ड्यू होती है, और देखो पेड के बारे में नहीं कहा गया तो ये मैं मानकर चलूंगा जब ड्यू हो रही है तभी मिल रही होगी। ठीक है, तो जब सैलरी अगले महीने ड्यू एंड पेड होती है तो टैक्सेबिलिटी 1 महीने पोस्टपोन हो जाती है और हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं मार्च से लेकर फरवरी तक। तो इस क्वेश्चन में बेटा हम सैलरी की जो शुरुआत करेंगे कैलकुलेशन की वो करेंगे कहां से, अप्रैल मई जून जुलाई से।
मगर जो एंड होगा वो मैं मार्च नहीं लूंगा, मैं कहां लूंगा, मैं यहां पर सैलरी कैलकुलेट करूंगा अप टू फरवरी। वाई? क्योंकि सैलरी अगले महीने ड्यू होती है, और जब सैलरी अगले महीने ड्यू होती है तो हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, अभी करा था ना एक एमसीक्यू, सैलरी कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम मार्च टू फरवरी। ठीक है, तो मार्च से शुरुआत करेंगे, मगर मार्च की सैलरी नहीं है क्योंकि ज्वाइन नहीं किया, मार्च के नहीं, अप्रैल की नहीं, मई की नहीं, जून की नहीं, तो जुलाई से शुरुआत होगी, मगर एंडिंग कहां पर होगी, फरवरी। तो यहां पर हम केवल 8 महीने की सैलरी कैलकुलेट करेंगे 1 लाख रुपीज पर मंथ के हिसाब से, ये होगा बेटा 8 लाख रुपया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा सा, ये अगर आपने नहीं पढ़ा ध्यान से तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो रॉन्ग आंसर है वो भी मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, नारायण इज वर्किंग विद एबीसी लिमिटेड। नारायण एबीसी लिमिटेड के साथ काम कर रहा है 50,000 पर मंथ पर। ओके, ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 10,000 रुपीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2018। 50,000 रुपए महीने की सैलरी पर काम कर रहा है और 1/10/2018 को सैलरी 10,000 से बढ़ गई, मतलब इंक्रीमेंट से पहले 50,000, इंक्रीमेंट के बाद 60,000। कैलकुलेट हिज सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 1920 एज्यूमिंग सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ। जब सैलरी महीने के जब सैलरी महीने के आखिरी डेट पर बेटा ड्यू होती है, तो सैलरी हम कैलकुलेट करते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक। ठीक है, और इसमें इंक्रीमेंट कब हो रहा है, 1 अक्टूबर। तो इसका मतलब जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो अप्रैल से लेकर सितंबर की कैलकुलेशन होगी 50,000 रुपए पर मंथ पर। ठीक है, और बचे हुए अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी इंक्रीमेंट के बाद 60,000 पर मंथ। अप्रैल से लेकर सितंबर मतलब ये भी 6 महीने, तो ये भी होंगे 6 महीने, तो ये आएगा हमारे पास 3 लाख और ये आएगा 3,60,000, तो टोटल होगा हमारे पास 6,60,000। ठीक है जी, 6,60,000, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर छोटा सा चेंज किया है, सिमिलर क्वेश्चन है टू 13। ठीक है, मगर इसमें एक छोटा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है, ध्यान से देखिएगा। रहीम इज वर्किंग विद PKR लिमिटेड एट 50,000 per month. He gets an increment of 10,000 with effect from 1/10/18. Same. Calculate his salary for assessment year 1920 assuming his salary becomes due on first day of the next month. जब सैलरी नेक्स्ट मंथ ड्यू एंड पेड होती है बेटा, तो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम मार्च। मार्च से हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है और खत्म कब होती है, मार्च से लेकर फरवरी तक की हम लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब और इंक्रीमेंट कब हो रहा है, अक्टूबर में, तो इसका मतलब मार्च से लेकर सितंबर की जो सैलरी ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी, 50,000 पर मंथ। और फिर अक्टूबर से लेकर अब मार्च तक नहीं जाएंगे, कहां तक लेनी है, सिर्फ फरवरी तक। तो मार्च से लेकर अक्टूबर से लेकर जो फरवरी तक होगा वो कितना होगा, 60,000 पर मंथ। दिस इज फॉर अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 मंथ की सैलरी आएगी 50,000 और बाकी 5 महीने की आएगी 60,000। 50 ये हो गया 350। ठीक है, और ये होगा 3 लाख, तो टोटल होगा हमारे पास 6,50,000। देखो मैंने बिल्कुल ऑप्शन ऐसे बनाए हैं, ध्यान से देखो। लास्ट क्वेश्चन में था बेटा कि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो जो रॉन्ग आंसर है वो भी सामने नजर आएगा, और ऐसे ही एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए बनाता है, बिकॉज उसे पता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ने में मिस्टेक किया तो आंसर चेंज हो जाएगा, और जो आंसर चेंज होके गलत आएगा अगर वो सामने है तो बट ऑब्वियस आप उससे आउट करोगे। तो ऐसे नहीं होता कि जो करेक्ट आंसर होता है वो रख के बाकी के हम कुछ भी लिख देते हैं, जी नहीं, बहुत मेहनत से बनाने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव ज्यादा मेहनत होती है। वाई? क्योंकि यहां पर हमें वो जो रॉन्ग आंसर आ सकता है वो भी देना पड़ता है, और एग्जामिनर भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो जरा सी भी मिस्टेक अगर आपने की, ध्यान से देखिए इन लास्ट 2 क्वेश्चंस में यहां पर आपसे क्या कहा गया था, यहां पर आपसे कहा गया था becomes due on last day of the month, और यहां पर है becomes due on first day of the month। इस एक छोटे से, ठीक है, सेंटेंस की वजह से हमारा आंसर चेंज हो गया। और ध्यान से देखो जो करेक्ट आंसर है और रॉन्ग है वो दोनों ही हमें नजर आ रहे हैं। तो जरा सी भी अगर मिस्टेक की, 10,000 रुपए का डिफरेंस है, एग्जामिनर दोनों ऑप्शन आपको वहां पर देगा, गलती हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये ग्रेडिंग सिस्टम के क्वेश्चन है। मोहित ज्वाइन 8HT लिमिटेड ऑन 1716। 1716 मतलब 2 साल पुरानी बात हो रही है। इन अ ग्रेड ऑफ 50,000, 5,000, 70,000, 6,000, 96। ग्रेड पता है ना कैसे पढ़ते हैं, जब जॉब ज्वाइन करोगे तो 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी है,
इंक्रीमेंट होगा हर साल 5,000 रुपए जब तक सैलरी 70,000 नहीं हो जाती, उसके बाद 6,000 रुपए का इंक्रीमेंट होगा जब तक सैलरी 94,000 नहीं हो जाती। ठीक है, अब इसमें आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है असेसमेंट ईयर 1920 के लिए। 1920 मतलब हमारा प्रीवियस ईयर 1819 के लिए। तो चलिए एक बार चेक करते हैं, ठीक है, ग्रेड कैसे बनाते हैं, याद है ना आपको। अब जॉब ज्वाइन कब की है, 1716, तो 12 महीने कब खत्म होंगे, क्योंकि जो इंक्रीमेंट मिलता है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर मिलता है नेक्स्ट ईयर। तो 12 महीने खत्म हो गए 30/6/2017 पर। इस पीरियड की जो सैलरी है वो थी 50,000 रुपए पर मंथ। फिर 1717 से शुरू होकर 30/6/2018 पर आएगी, तो इसकी सैलरी होगी 50 + 5 55,000 पर मंथ। अब हमारी जो प्रीवियस ईयर की डेट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, हमें खत्म कहां पर करना है। अब ध्यान से ये भी समझना, सैलरी के बारे में ड्यू एंड पेड के बारे में नहीं लिखा। अगर सैलरी ड्यू एंड पेड के बारे में नहीं लिखा तो मुझे प्रीवियस ईयर 1819 की जो सैलरी निकालनी है वो मार्च से लेकर बेटा अप्रैल से लेकर मार्च तक कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अप्रैल से लेकर मार्च मतलब मेरी एंडिंग कब होनी चाहिए, 31 मार्च पर। ठीक है, तो यहां पर जब मैं नेक्स्ट स्लैब बनाऊंगा वो 1718 से शुरू करूंगा और खत्म करूंगा 31 मार्च 2019 पर। सैलरी कितनी, 60। तो अब देखो मेरा प्रीवियस ईयर 1819 पूरी तरीके से यहां पर कवर हो गया। तो पहले इसे देखते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ की सैलरी आती है यहां से और 3 महीने की सैलरी आएगी यहां से। ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूं आपको ग्रेड सिस्टम आता है। ठीक है, अगर नहीं आता तो प्लीज पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। ये होगा 1,65,000 और ये हो जाएगा 5,40,000। टोटल करते हैं तो ये आता है 7,05,000। 7,05,000। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो जो रॉन्ग आंसर आ सकते हैं वो भी मैंने आपको दिए हैं। सिमिलर क्वेश्चन, नहीं सिमिलर नहीं है, थोड़ा हाँ सिमिलर है, उसमें थोड़ी सी डेट मैंने चेंज की है। यहां पर देखिए, संचित ज्वाइंट KKR लिमिटेड ऑन 1717 इन ए ग्रेड ऑफ 50,000 5,000 70,000। सेम क्वेश्चन है, यहां पर सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एक साल पोस्टपोन कर दिया है। तो यहां पर जो पहला ग्रेड होगा वो होगा 1717 से लेकर 30 जून 2018 तक, और दूसरा होगा बेटा 1718 से, और क्योंकि ड्यू एंड पेड के बारे में नहीं बताया तो मुझे मार्च एंडिंग तक सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो होगी 31 मार्च 2019 तक। सैलरी शुरू की 50,000 और यहां पर 55,000। 9 मंथ्स की सैलरी यहां से, सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ एक डेट चेंज हुई है, यहां से 3 मंथ्स की 1,50,000। 4,95,000। 6,45,000। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बेहतर नहीं है, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में यहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यहां पर ग्रेड सिस्टम तो है, मगर यहां पर ड्यू एंड पेड में भी मैंने आपको कैच कराया है। मतलब अगर आपने दोनों में से एक जगह भी मिस्टेक करी, गलत हो जाएगा आंसर। निशिता ज्वाइन AHY लिमिटेड ऑन 1717 इन ग्रेड ऑफ 1,10,000 1,20,000 20,000 एंड 1,60,000। ठीक है, ग्रेड समझ आ गया। तो इंक्रीमेंट है वो 10,000 रुपए और 20,000 रुपए है। कैलकुलेट हर सैलरी फॉर असेसमेंट इन 1920 मतलब प्रीवियस ईयर 1819, एज्यूमिंग हर सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। जब सैलरी अगले महीने, बेटा जब सैलरी अगले महीने ड्यू होती है और पेड होती है, तो मुझे सैलरी अप्रैल से मार्च कैलकुलेट नहीं करनी होती, मुझे मार्च से लेकर फरवरी तक कैलकुलेट करनी होती है। तो एक तो है ये ग्रेड सिस्टम और दूसरा है ड्यू एंड पेड इन नेक्स्ट मंथ। तो पहले तो ग्रेड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जॉब कब ज्वाइन किया, 1717, तो 1717 से लेकर 30 जून 2018, इसमें तो सैलरी रहेगी कितनी, 1 लाख रुपए। अब शुरू करेंगे 1718 से, मगर अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सैलरी ड्यू एंड पेड नेक्स्ट मंथ हो रही है, तो मेरी कैलकुलेशन मार्च 2018 से शुरू होगी और बेटा खत्म कब होगी, फरवरी 2019 पर। तो यहां पर मैं 31 मार्च 2018 नहीं लूंगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में ली थी।
ठीक है, यहां पर हमें लेना पड़ेगा क्योंकि सैलरी अगले महीने ड्यू हो रही है, तो इसका मतलब जो मैं कैलकुलेशन करता हूं वो अप्रैल से मार्च नहीं, मार्च से फरवरी करता हूं। तो यहां पर जो ग्रेडिंग खत्म होगी वो होगी 28 फरवरी 28 फरवरी 2019। यहां पर सैलरी कितनी होगी 1,10,000। ठीक है, अब यहां से कितने महीने उठाने, यहां से देखो क्योंकि मैंने खत्म कर दिया तो बेटा ध्यान से आप यहां से उठा लेते हो। जो मेरी सैलरी कैलकुलेट होगी वो शुरू होगी मार्च से लेकर फरवरी तक। तो यहां पर मार्च 2018, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां से आएगी 4 महीने की सैलरी। और यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 8 महीने। तो ये होगा 4 लाख, ये होगा 8,80,000, टोटल करेंगे तो 12,80,000। करेक्ट इज दिस। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की, फर्स्ट ये वाला कंसेप्ट आपने ध्यान नहीं दिया, तो बेटा यहां पर आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 12,90,000, जो कि सामने नजर आ रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं जो गलत आंसर आ सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको एमसीक्यू में बिल्कुल आसपास नजर आएंगे, उनको ध्यान से अवॉइड कर देना। तो बेटर है पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करो, फिर जो आंसर आते हैं उसको आप वहां से क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, क्रॉस चेक मतलब ऑप्शन गिवन होना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार चाहे दोबारा देख लेना, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो एक बार रिवाइंड करके इसको दोबारा देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है ये वाला। हेमंत रिटायर्स फ्रॉम NNMC लिमिटेड ऑन 31/12/18। अब देखो रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया। एट 50,000, ये पर मंथ है, एट 50,000 पर मंथ। हेमंत रिटायर्स फ्रॉम NNMC लिमिटेड ऑन 31/12/18 एट 50,000 पर मंथ। मतलब हेमंत की सैलरी रिटायरमेंट के टाइम 50 रुपए पर मंथ है। बताओ उसकी सैलरी कितनी होगी। बड़ा लड्डू सा क्वेश्चन दिया है ये। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए आप गलती कहां कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, और ये सही में ये है, ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, इवन फेस टू फेस क्लास में जब करते थे, ये बड़ी सिली मिस्टेक होती है। क्या बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं इस डेट पर रिटायर हो गया, बाकी बचे हुए 3 महीने की सैलरी ले लेते हैं। अरे बेटा, जब वो रिटायर हो गए 31 मार्च 2018 पर, तो सैलरी उसको इसके जो मिलेगी वो 31 मार्च 2018 31 दिसंबर 2018 तक के लिए मिलेगी। इसके बाद तो उसने काम ही नहीं किया है। क्योंकि ड्यू एंड पेड के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मेरी सैलरी की जो कैलकुलेशन होगी वो नॉर्मल होगी, अप्रैल से शुरू होगी। और क्योंकि 31 दिसंबर पर रिटायर हो गया, तो यहां पर सैलरी कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। ठीक है, अप्रैल टू दिसंबर। कितनी 9 मंथ्स की सैलरी होगी 50,000 के हिसाब से 450। ठीक है, ये लड्डू क्वेश्चन था ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं बेस आपको क्लियर कर सकूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। हिना रिटायर्स फ्रॉम NNMC, ठीक है, ऑन दिस डेट, सेम है, अमाउंट भी सेम है। डिफरेंस क्या हुआ है, एज्यूमिंग हर सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। एज्यूम करते हैं ये जो सैलरी है हिना की, ये अगले महीने की पहली तारीख पर ड्यू होती है। अब रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। देखो, ड्यू एंड पेड का कंसेप्ट तभी परेशान करता है, या तो न्यूली जॉब ज्वाइन हो, या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट हो, रिटायरमेंट का हो। अगर 12 महीने में ना तो आपने जॉब को ज्वाइन किया है, ना 12 महीने में रिटायर हुए हैं, और ना ही कोई सैलरी में इंक्रीमेंट है, तो भाई फिर कोई भी 12 महीने लो, क्योंकि ये एक अमाउंट है। मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ, मल्टीप्लाई 12, 1,20,000, 12 लाख रुपए आना है। ठीक है, बट अगर सैलरी में कोई चेंज है, या फिर रिटायरमेंट या न्यू ज्वाइनिंग का क्वेश्चन है, और वहां पर ड्यू एंड पेड इन नेक्स्ट मंथ है, तो बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, और ठीक है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है और ड्यू हो रही है अगले महीने। तो बेटा यहां पर जो सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है दिसंबर तक की करनी है, क्योंकि दिसंबर में वो रिटायर हो गया। मगर जो शुरुआत होगी वो अप्रैल से नहीं होगी, वो शुरुआत कहां से होगी, मार्च से होगी। इसलिए मैंने ऊपर एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू पर आया था कि जब सैलरी ड्यू एंड पेड अगले महीने होती है, तो सैलरी की कैलकुलेशन कहां से कहां तक होती है, मार्च से शुरू होती है और फरवरी तक होती है। बट क्योंकि रिटायर दिसंबर में हो गया, तो मैं मार्च से शुरू करूंगा, दिसंबर में खत्म कर दूंगा। तो ये होगी बेटा मार्च से दिसंबर, मतलब यहां पर अब आएंगे 10 महीने मेरे पास, मल्टीप्लाई 50,000, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। ये आप कर जाओगे, लड्डू क्वेश्चन है, मगर यहां पर थोड़ा सा आपका ध्यान अगर नहीं गया तो ये क्वेश्चन मिस कर जाओगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत को आंसर निकाला है, देखो नजर आ रहा है ना 4,50,000, जो भी गलत आंसर आप दे सकते हो वो नजर आएंगे यहां पर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। Mohan received following amount during financial year 18-19. Salary 50,000 per month. Advance salary
ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना ये वाला। अच्छा क्वेश्चन बनाया था, कोशिश की कि एक एमसीक्यू में किस तरीके से एक बेहतर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मोहन रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट for previous year 18-19 salary 50,000 per month, advance salary on 31st 3/19 for the month of April 19 and May 19। मोहन ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बेटा ये सैलरी तो उठाई है, मतलब 12 महीने की सैलरी हो गई 6 लाख रुपया, और 31 मार्च को अगले साल अप्रैल एंड मई की सैलरी भी एडवांस में रिसीव कर रही है। एडवांस सैलरी टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस, इसका मतलब 50,000 मल्टीप्लाइड 2 ये हो गई एडवांस सैलरी, ये भी टैक्सेबल होगी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी 150, ये बड़ा ध्यान से करना है, एडवांस सैलरी इज सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज लोन जो टैक्सेबल नहीं होता, इसकी इंटरेस्ट सेविंग पर्क में टैक्सेबल होती है। तो बेटा ये सैलरी नहीं है, ये सैलरी नहीं है, तो ये भी टैक्सेबल होगा, ये भी टैक्सेबल होगा। और ध्यान से देखना, मैंने किसी भी क्वेश्चन में आपको टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए नहीं कहा, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अगर आप ऊपर के किसी भी क्वेश्चन में, इवन इस क्वेश्चन में अगर आप टैक्सेबल सैलरी निकालोगे तो वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 की देनी होगी, ठीक है। तो इन ईच एंड एवरीथिंग आई एम आस्किंग अबाउट सैलरी ओनली, ठीक है। तो सैलरी मतलब, और जो गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रॉस सैलरी की, ठीक है। और यू कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक सैलरी ओनली। अगर एग्जामिनर टैक्सेबल सैलरी पूछता है तो एक चीज याद रखिएगा, टैक्सेबल सैलरी का मतलब है जहां पर मुझे सेक्शन 16 की स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी माइनस करना होगा, ठीक है। कम से कम वो तो माइनस करनी होगी 40,000 रुपया। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना होगा, 1 + 6 7, ये है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए ये 20 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं अलाउंसेस। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।